चलिए बच्चों, फिर आ गए। सब लोग कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, उसको हमने कल सीखा अच्छे से। आज हम सीखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर एक बलयुग्म का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म का गुण भी कहते हैं। इसे हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे। टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलयुग्म, ये हमें निकालना है और यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, उसको हम लोग हमारा वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग तो उसमें मिलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर 1, 2 और 3 चैप्टर का मैंने बनाया है। तीसरा चैप्टर चल रहा था और मैं फिर से इस साल अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो इन वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ही चैप्टर 1 डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। लिस्ट निकला है, प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, उसको आप एक बार देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा वर्णन किया है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समानांतर होती हैं, और असमान विद्युत क्षेत्र मतलब कि उनकी दिशाएं अलग होती हैं, परिमाण भी अलग होता है। परिमाण और दिशा जब समान होता है तो उसे हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक समान विद्युत, ये ई है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसी में अगर हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव को रखें तो विद्युत द्विध्रुव पर जो बलयुग्म लगता है उस बलयुग्म को हमको यहाँ पे निर्माण जो होता है, जो बलयुग्म यहाँ पे निर्माण होता है उसको हमको गणना करनी है। वो कैसे निर्माण होता है उसको देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पे, मान लेते हैं ए और बी, जिसका मध्य बिंदु यहाँ पे कितना है बच्चों, ओ है। ये अभी विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, इसकी अक्ष जो है विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। अब यदि हम लोग इसको इस विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण पर, अभी ये ऐसे है, इसको तो कुछ कोण पर हम झुका के रखते हैं, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे बना दें, अगर इतना इसको घुमा के रख दिया जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर थीटा एंगल से हम लोग इसको इस प्रकार से यहाँ पे घुमा के रखें तो इस पे बच्चों दोनों आवेशों पे प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा, है ना, जिसे हम लोग विद्युत बल बोलते हैं या विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। सॉरी, बहुत गर्मी है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र धन आवेश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तो यहाँ पे एक बल का निर्माण होगा। वो बल कितना होता है बच्चों, क्यू ई। और यहाँ पे एक माइनस आवेश पे एक बल होगा, कार्य करेगा, जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये हो जाएगा आपके कितना, माइनस क्यू ई। एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि ई इक्वल टू कितना होता है, एफ अपान क्यू नॉट। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ से एफ इक्वल टू निकाल सकते हैं, कितना आता है, क्यू ई। अगर प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। ठीक है। अभी इसकी स्थिति हो गई थी ये बी है और ए की स्थिति है। थीटा कोण घुमाने में अब देख रहे हैं कि एक बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और एक बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये बल जो है वो इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा और ये बल इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा, और घुमा के इसको विद्युत क्षेत्र के समानांतर उसको लाने का वो प्रयास करेगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, विद्युत क्षेत्र का जो कार्य है वो अपना कार्य यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बलयुग्म निर्माण हो रहा है, एक बल इधर और एक बल इधर। तो दो बल हुए, इसलिए इसे बलयुग्म बोला जाता है। और इसी बलयुग्म को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। अब उसी को हमको यहाँ पे निकालना है बच्चों। ठीक है ना। तो ये हम यहीं पे रहने दे रहे हैं। अब इसको
चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, ये चित्र आप चाहो तो ऐसे मिटा दो। हमने विद्युत ध्रुव को कहाँ रखा है, थीटा कोण पे बना के तो रखा ही है, ठीक है ना। चाहो तो एक यहाँ पे विद्युत लाइनर बना लो इस प्रकार से, कई सारे विद्युत लाइनें आप बना सकते हैं, जितना चाहें उतना विद्युत लाइन बना सकते हैं। ये भी ई है, ये भी ई है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र से कितना कोण पे झुका हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ये थ्योरी उसी प्रकार से लिखना जैसे हम लोग पहले लिखते थे। बना है जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमाकर रखने पर द्विध्रुव पर एक बल QE विद्युत क्षेत्र के दिशा में तथा ये देखिए QE जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा में तथा एक बल -QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि क्या करता है, एक बलयुग्म का निर्माण करता है। एक बलयुग्म का निर्माण करता है। ये कैसे, एक बल इधर और एक बल इधर, तो दोनों बल जो हो जाएगा वो बलयुग्म हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम बलयुग्म, क्योंकि दो बल हैं इसलिए बलयुग्म बोला जाता है। एक बलयुग्म का निर्माण करता है जो कि इसका काम क्या है कि विद्युत द्विध्रुव को घुमा के विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जो कि द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको, नयन का प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। एवं इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी, और थ्योरी रटना नहीं है, लिखना ही है। ऐसे नॉर्मल तरीके से देखिए, इसको देख के इसी के आधार पे इस थ्योरी को आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद आगे का इसको मिटा दो, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम आगे मिटा देते हैं।
चलिए, प्रत्यानयन बलयुग का गुण, अब यहाँ पे आगे लिखेंगे हम लोग क्या, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है एक बल, ये सूत्र होता है ना, इंटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, ये सूत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए ये चौक है, इसको अगर हमको इस प्रकार से रोटेट करना है, घुमाना है, किसी भी घूर्णन गति में बलयुग्म काम करता है, 11वीं में आप लोग पढ़े थे। तो इसको अगर ऐसे घुमाना है तो एक बल नीचे और एक बल ऊपर लगेगा। तो हम लोग 12वीं में इसको पढ़ चुके थे कि जब हम लोग घूर्णन गति करते हैं तो जो उसमें बलयुग्म का आघूर्ण होता है, उसमें जो दो बल होते हैं वो बराबर वो विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण बलयुग्म काम करना शुरू करता है। तो एक बल, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, तो कोई भी एक बल एवं दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसके गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आघूर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो कोई सा भी एक बल लेंगे तो हम कितना बल है एक, उसका बल का परिमाण लेंगे तो परिमाण में हम लोग माइनस और प्लस का नहीं देखते। तो क्या होगा, एक बल कितना है QE इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बच्चों इसको ध्यान से समझिए, दोनों बल, एक बल इधर है, एक बल इधर है, इस प्रकार से एक बल है और एक बल इस प्रकार से है। तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ से हो जाएगी ये देखिए, ये है ए बी और यहाँ पे हम मान लिया बिंदु N। तो AN जो है वो लंबवत है, तो ये थीटा है बच्चों, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा और ये लंब होगा। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, AN। ठीक है ना। अब देखिए AN का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ANB में AN क्या है, लंब है, तो हम लोग साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज ANB में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है AB। तो AN इक्वल टू, तो AN इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू देखिए, AB क्या है, द्विध्रुव है ना, ये कितना होता है 2L, द्विध्रुव की लंबाई, तो हो जाएगा 2L इंटू साइन थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2 आवश्यकता अनुसार। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE इंटू AN की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2L साइन थीटा। टाउ इक्वल टू हो जाएगा, इसको देखो बच्चों, ये Q और ये 2L कितना होता है P, तो इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा। ये आपका टाउ हो गया। सदिश रूप में लिखेंगे इसको तो हो जाएगा कितना, P क्रॉस E। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये चूंकि एक बल है, बलों का युग्म है, इसलिए इसे बलयुग्म कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आ गया बलयुग्म का आघूर्ण। अब क्या करना है, इसमें 2-3 स्थितियाँ हो जाती हैं बच्चों। देखिए इसमें दो तीन स्थितियाँ क्या हो जाती हैं। अब अगर इस द्विध्रुव को हम लोग इस थीटा को कम करते जाएं और ऐसे है अभी ऐसे कर दें, थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे स्थितियाँ लिखेंगे, जब थीटा इक्वल टू 0 तब इसका मान कितना हो जाएगा, टाउ का मान साइन 0, साइन टाउ इक्वल टू क्या जाएगा PE साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पूरा हो जाएगा 0। उस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। मतलब कि जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में रखा जाता है तो इस पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करता है। दूसरा स्थिति क्या है, जब थीटा इक्वल टू 90 कर दो तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा PE, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा
पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी। इस टाइम पे टाउ मैक्सिमम होता है। उस पर जो वॉल्यूम का आगुड़ होगा वो अधिकतम होगा कब, जब इसको लंबवत रख देंगे। लंबवत मतलब कि इसको ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया लंबवत, 90 अंश तक कोण बनने लगा। अब यदि इसको ऐसे घुमा के विपरीत दिशा में ले जाए तो क्या कंडीशन होगा, तो क्या स्थिति बनेगी, उस कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी। तीसरी कंडीशन देखिए, जब थीटा इक्वल टू 180 का मतलब अभी ये ऐसे था, अब घुमा के ऐसे कर दिए, एक इस वक्त से घूम गया वो, तब समीकरण 3 से आप निकालेंगे तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 180, और साइन 180 का मान भी कितना होता है 0, तो भी ये वाला गुण क्या हो जाएगा 0। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तीनों स्थितियां हैं। तो इसमें मैक्सिमम होता है, इसमें कितना होता है मैक्सिमम। वॉल्यूम का आघूर्ण 90 डिग्री पे जब रखेंगे हम लोग इसको, तो इसमें वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होता है मैक्सिमम। इसीलिए जब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा भी आएगा इसके लिए निकालने के लिए, तो वही है कि इसकी मानक स्थिति, मानक मतलब होता है लंबवत स्थिति से लेकर वर्तमान स्थिति तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही है इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। मानक स्थिति मतलब लंबवत से थीटा तक लाने में किया गया कार्य। तो जो हमारा वैल्यू आया है ना, इसी को हम लोग अगर 90 से लेके थीटा तक अगर समाकलन कर दें तो इसी में हम लोग इसी स्थितिज ऊर्जा की गणना आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आप क्या वॉल्यूम के आघूर्ण, जो ये वॉल्यूम में लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने इसको हल्का सा विस्थापित किया। इसको विस्थापित करने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो सीधे ऐसे आ जाता है, तो इसके विपरीत हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी तो इसको हम यहाँ पे रोके पाएंगे। तो उसको हम लोग वहाँ पे सीखेंगे कि किया गया कार्य कितना होगा, और जो किया गया कार्य है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो उसी समय हम लोग देख लेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होती है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।